हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो कल हम लोगों ने क्वाड्रेटिक के सभी क्वेश्चंस करे थे जो कि जेईई मेंस में पूछे गए थे, और आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि हमें आइडिया लग जाए कि आखिर किस तरह के टॉपिक्स जो है हमें हमारे पास अच्छे से तैयार होने चाहिए जेईई मेंस 2025 के लिए। तो देखिए, जनवरी अटेम्प्ट आने वाला है और उसी की तैयारी हम लोगों ने अभी से स्टार्ट कर ली है। तो आप सभी भी, जो कि क्या होता है, मोस्टली जो क्लास 12th में स्टूडेंट होते हैं उनका 11th प्रिपेयर नहीं होता है, इसीलिए हम लोग पहले से ही 11th के टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि आप हमारे साथ साथ उनको रिवाइज करते चले। तो बच्चों, जो भी आप इस चैनल में ज्वाइन कर रहे हो, आप तुरंत से तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये कैसी सीरीज है, इन्होंने खुद बता रखा है, इट्स एन इनफाइनाइट सीरीज, जीपी है, इनफाइनाइट जीपी है। और देखिए इसका समेशन इन्फिनिटी तक दे रखा है 57। ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, जीपी के सभी टर्म्स का क्यूब ले लिया है। सभी टर्म्स का क्या किया है, क्यूब। देखिए ए आर टू द पावर एन है, और ये है ए क्यूब आर की पावर 3n। अब देखिए आप कोई भी पावर जीपी के सभी टर्म्स की अगर आप कोई भी पावर लेंगे तो क्या होगा, वो भी जीपी में होती है, प्रॉपर्टी आप जीपी में पढ़ते हो। तो उसकी वैल्यू आ रही है 9747। फिर वो पूछ रहे हैं कि a प्लस 18r बताइए। अब देखिए दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन हैं। अननोन क्या है, a और r। अगर आप उनको निकाल लो तो आप यहाँ पे वैल्यू डाल दो। अब आपको पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है। तो सम का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल होता है। अगर आपका फर्स्ट टर्म a है और r जो है आपका कॉमन रेशियो, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, यानी कि a अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 57। ठीक है। तो ये हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में पहला टर्म क्या है, ए क्यूब है, और यहाँ पे जो कॉमन रेशियो दैट इज आर क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका ए क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब, और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 9747। ठीक है। अब ये नहीं पता आपको तो फटाफट ये सीख लीजिए। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए को एलिमिनेट करेंगे, तो ऑब्वियसली उसको एलिमिनेट करने के लिए इसका क्यूब लेना पड़ेगा, तभी तो ए क्यूब जाएगा। तो हम फर्स्ट इक्वेशन का क्यूब करके उसको ये जो सेकंड इक्वेशन है उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन का क्यूब करके सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। इससे करने से क्या होगा कि ए क्यूब जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया 1 माइनस आर का होल क्यूब। ठीक है। और ये सेकंड इक्वेशन का ए क्यूब, और वो ऊपर पहुंच गया, बन गया 1 माइनस आर क्यूब। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन का क्यूब यानी कि 57 इंटू 57 इंटू 57 डिवाइडेड बाई 9747। ठीक है। तो ये आ गया हम लोग पास। क्लियर। अब देखिए ए क्यूब कैंसिल हो गया है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग उसी को ओपन कर रहे हैं, ये वन आपका वन क्यूब है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस आर, और यहाँ पे आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर। ठीक है, समझ में आ रही बात। और नीचे 1 माइनस आर, और नीचे इसके लिख लो 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो ये 57 है, ये 19 इंटू 3 है, और ये 57 इंटू 57 अपॉन 9747। तो आप जब देखोगे इस 9747, ये 7 प्लस 4 11, 18 18 9, तो यानी कि देखिए 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो आप इसको 3 से डिवाइड कर दे, तो 3 3 9, 3 2 6, 3 4 12, 3 9 27। ठीक है। तो बात समझ में आ रही है आपको। फिर आप इसको क्या करें, फिर देखिए कि 3 से डिवाइड हो रहा है क्या ये, क्योंकि इसमें भी 3 का फैक्टर होगा, ये 19 आ जाएगा, तो 5 4 9 18। हाँ, तो ऐसे करिए आप, 31083, फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है, देखिए ये फिर से 19 आ गया है, 3 3 9 3 6 18 361। अब देखिए 19 का स्क्वायर 361 होता है, और वो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 19। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके साथ क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इज इक्वल टू 19 टाइम्स 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस माइनस 2r। एक सेकेंड, इसको जरा मैं इरेज कर दूं, इरेजर, ये आ गया इरेजर। तो देखिए यहाँ पे -2r। अब इसको देखिए 19r स्क्वायर में से एक आर स्क्वायर कैंसिल करोगे तो 18r स्क्वायर हो जाएगा। 38r में से इसको डाल दो तो ये -39r हो जाएगा। अब देखिए 19 माइनस 1 प्लस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप फैक्टराइज करोगे। अब इसको फैक्टराइज जब आप करोगे तो r जो है आपका ये फैक्टराइज होके 2r माइनस 3 और 3r माइनस 2। ठीक है, ये आएगा इक्वल टू 0। क्लियर है। देखिए यहाँ से भी ये 3 से डिवाइड हो गया है, कैसे आया देख लो आप, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो। ये देखिए डिवाइड हो गया। अब ये 6 इंटू 6 36 होता है, ये इसको तोड़ लीजिए 9 प्लस 4 में, इतना तो आ ही गया होगा आप लोगों को। 6r स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से 3r कॉमन ले लो, तो ये 2r माइनस 3 आया, -2 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखो एक r की वैल्यू आ रही है 3/2, और एक r की वैल्यू आ रही है 2/3। अब आपको पता है कि अगर इनफाइनाइट जीपी होती है तो जो मॉड r होता है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होता है।
ठीक है, तभी आप जो है इनफाइनाइट जीपी इसको भी इक्वेशन इसको भी हटा लीजिए, -1 से 1 के बीच में होता है। तो ये देखिए नहीं हो पाएगा क्योंकि 1 से छोटा होना चाहिए, तो 2/3 1 से छोटा है। अब आपके पास r की वैल्यू आ गई है, अब आप a की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से निकाल लीजिए, r की वैल्यू यहाँ से डाल दीजिए, तो a अपॉन 1 माइनस 2/3 1/3 हो जाएगा। तो a की वैल्यू जो हो जाएगी दैट इज 57 डिवाइडेड बाई 3 जो कि 19 होती है। तो a की वैल्यू 19। अब आपको क्या करना है, a प्लस 18r, तो a की वैल्यू कितनी है 19 और यहाँ पे 18 इंटू 2/3, तो ये 6 है, तो 6 इंटू 12 प्लस 19 कितना आंसर आ गया 31। तो समझ में आया आपको क्वेश्चन। तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं था, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है, इजी क्वेश्चन है, तो इसमें आपको कुछ बहुत ज्यादा आने की जरूरत नहीं। इस चैप्टर में आपने देखा सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे क्या है, द सम ऑफ द सीरीज 1/1 प्लस डी 1/1 प्लस डी 1 प्लस 2d 1/1 प्लस 9d 1 प्लस 10d इज इक्वल टू 5 देन 50d इज इक्वल टू। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपने पहले किए होंगे, मेथड ऑफ डिफरेंस का टॉपिक होता है। अब आपको क्वेश्चन देख के तुरंत समझ में आना चाहिए कि ये किस का टॉपिक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जनरल टर्म आप इसका अगर लिख लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एक एपी लिखी हुई है, ये एपी तो है 1, फिर 1 प्लस डी है ना 1 प्लस 9d, और ये जो है इसमें एक टर्म ज्यादा है, इस प्रकार से ये लिखा हुआ है। तो कभी भी नीचे आपके मान लीजिए ऐसे टर्म लिखे रहते तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 1 प्लस एन डी, बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करो, ये सब आपको पहले से पता रहेगा ना। तो ये जो मैं जितने स्टेप कर रहा हूँ ना, ये आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं। देखिए डी आ रहा है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, आप लिखोगे 1/d, और फिर क्या करते हो आप इनको दोनों को डिफरेंस करके लिखते हो। तो मैं यहाँ पे पूरा बता दे रहा हूँ, वैसे जरूरत नहीं है, आप सीधा ही लिख सकते हो, ठीक है। तो वो भी मैं अभी सिखा देता हूँ आपको कि सीधा कैसे लिखते हैं। अब देखिए ये इसके नीचे इसको लिखोगे तो ऑब्वियसली छोटा वाला आएगा और बड़ा वाला तो कैंसिल हो जाएगा, तो छोटा माइनस बड़ा ऐसे बन जाता है। यहाँ देखिए इसके नीचे छोटा वाला रहेगा वो कैंसिल हो जाएगा, और इसके नीचे आपके पास आएगा ये बड़ा वाला, ठीक है। अब ये देखिए ये दोनों कैंसिल और ये दोनों कैंसिल, तो यानी कि आपके पास आ गया। और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या किया, डी से मल्टीप्लाई किया था और डी से डिवाइड किया था, ठीक है। और उसी डी की जगह ये लिखा है, आपको समझ में आ रहा है कि ये कैसे लिख दिया। हम लोगों ने क्या किया, डी लिखा और यहाँ डी से डिवाइड किया, ठीक। और ये डी क्या है, इन दोनों का डिफरेंस इज डी, ये देखो ये दोनों का डिफरेंस, तो जो दोनों का डिफरेंस होता है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते। फिर क्या आता है हमारे पास 1/d, और ये आ गया 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एन डी। तो आप याद ही रखोगे ऐसे क्वेश्चन में 1 अपॉन छोटा माइनस 1 अपॉन बड़ा होता है। अब देखिए अब अभी कॉन्सेप्ट होता है बड़ा भाई माइन और छोटा भाई, तो जो छोटी वैल्यू है उसमें छोटा डालो और जो बड़ी वैल्यू है उसमें बड़ी वैल्यू डालो। तो छोटी वैल्यू मतलब कि पहला टर्म, अब देखिए पहला टर्म क्या है, n को अगर 1 रखो तो ये पहला टर्म आएगा, तो यहाँ पे n को आप 1 रख दोगे। और यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, देखो 10 रखने से आएगा ना 1 प्लस, तो यहाँ पे आप n इज इक्वल टू 10 रख दो, तो वो इसका आंसर बनेगा। तो ये 1/d, यहाँ पे 1 रखो 1 ही बचेगा ये, और ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 10d, और इस पूरे की वैल्यू आपकी आ रही 5। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो 1/d इंटू 1 प्लस 10d माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 10d, अब 1 1 कैंसिल हो गया देखिए, तो d से d कैंसिल हो गया, दिख रहा है आपको, तो ये d से d कैंसिल हो गया, तो 10 इज इक्वल टू 5 प्लस 50d, तो ये 5 बराबर आ गया 50d, तो यही आंसर है 5। समझ में आया सभी को, सिंपल था क्वेश्चन। तो ये मेथड ऑफ डिफरेंस का क्वेश्चन था, इसके पहले जीपी का क्वेश्चन था, इनफाइनाइट जीपी का क्वेश्चन था। अब ये वाला क्वेश्चन सिंपल मेथड ऑफ डिफरेंस, तो दोनों ही कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखते हैं कि यहां पर क्या बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे इन एन इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, तो एक तो आपकी इंक्रीजिंग जीपी है और पॉजिटिव टर्म्स है, तो आर को ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा, ठीक है, और आर पॉजिटिव होगा तभी तो आपके पास पॉजिटिव टर्म्स आएंगे। द सम ऑफ द सेकंड एंड सिक्स्थ टर्म इज 70/3। अब देखिए सेकंड टर्म को आप कैसे लिखोगे, ए आर, और सिक्स्थ टर्म आप कैसे लिखोगे, ए आर की पावर 5, और इसकी वैल्यू आ रही है 70/3। अब नेक्स्ट चीज जो दिया गया प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म ऐसे लिखते हैं ए आर स्क्वायर, और फिफ्थ टर्म दैट विल बी रिटन एज ए आर टू द पावर 4, क्योंकि nth टर्म लिखा जाता है ए इंटू आर की पावर n-1, आपको पता ही होगा ये चीज। तो थर्ड टर्म एंड द फिफ्थ टर्म इसका प्रोडक्ट है 49। फिर ये पूछ रहे हैं कि सम ऑफ द फोर्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड एट्थ टर्म बताइए। तो इन दोनों की हेल्प से अपने को ए और आर निकालना है, और फिर हम ये निकाल ही लेंगे। तो आपको बेसिक आइडिया समझ में आ गया कि करना क्या है। तो देखिए ए स्क्वायर आर की पावर 6 इज इक्वल टू 49। अब ये क्या हो जाएगा, अब देखिए क्योंकि यहाँ पे सब टर्म को पॉजिटिव होना है, इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे कि जो ए आर क्यूब है वो 7 है, ठीक है, स्क्वायर रूट ले लिया और पॉजिटिव वैल्यू ही हम लोगों ने ली। तो ए एक को एलिमिनेट करेंगे हम लोग, तो ए की जगह लिख रहे हैं 7 अपॉन आर क्यूब। अब इस इक्वेशन में हम लोग ए की जगह ये रख देंगे,
जहाँ जहाँ a है वहाँ पर हम लोग 7/r³ रखेंगे, तो ये 7/r³ इंटू r प्लस 7/r³ इंटू r⁵ इज इक्वल टू 70/3। अब देखिए इसको कैंसिल कर दो तो यार स्क्वायर है, इस क्यूब को कैंसिल कर दो तो यहाँ r स्क्वायर है, अब इस 7 को कैंसिल कर दो तो 10/3। तो यानी हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है 1/r² प्लस r² इज इक्वल टू 10/3। अब देखो ये जो 10/3 आप हमेशा याद रखो ये 3 प्लस 1/3 होता है, तो आप खुद ही देख सकते हो कि जब कंपेयर करोगे तो r² की वैल्यू 3 या फिर r² की वैल्यू 1/3 दोनों हो सकती है। ठीक है, तो हमें तो क्या लेना होगा, r की वैल्यू को √3, क्योंकि हमारा r जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और इंक्रीजिंग होना चाहिए, इसलिए हम लोग r को क्या लेंगे, √3। तो r पता ही चल गया हम लोगों को। ठीक है, पहले ही बता दिया था आपको कि r को ग्रेटर देन 1 लेना होगा। अब a निकाल लीजिए, a कहाँ से निकालोगे, यहाँ से, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/r³ यानी कि 3√3। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया यहाँ पर, r² 3 है और r की वैल्यू है √3, तो ये a आ चुका है। अब फोर्थ टर्म आप लिखिए, दैट इज ar³, फिर सिक्स्थ टर्म लिखिए आप ar⁵, फिर एट्थ टर्म लिखिए आप ar⁵। तो यहाँ से जितना कॉमन हो रहा है उसको बाहर कर लीजिए, बाकी का बचा हुआ यहाँ हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये है, अब इसी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। a की वैल्यू आ गई 7/3√3 और r³ क्या हो जाएगा, √3 इंटू 3। तो यहाँ से देखिए √3, ओके ये सब तो कट ही गया। अब 1 + 3 + 9 है ना, r² अगर 3 है तो उसका स्क्वायर 9, तो 13 इंटू 7, 13 इंटू 7 इज 91। इजी पीजी, इजी है, समझ में आ रहा है सभी को कैसे करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें हैं जिनसे आपकी कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है, जैसे ये सारी चीजें। आई होप कि आप ये सब बातें सीख रहे होंगे। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलते रहें। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट तो वही, ज्यादातर क्वेश्चन आप देख रहे हो कि हम लोगों ने जीपी मेथड ऑफ डिफरेंस है ना पे किए हैं अभी। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या पूछा गया जे मेंस 2024 में। तो यहां पर देखिए एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। चलिए एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो एबीसी बना लेते हैं हम लोग, एबीसी। ठीक है, दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। अ न्यू ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिडिल पॉइंट्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल। तो इनके जो मिडिल पॉइंट्स हैं उनको जोड़ के एक नया ट्राइंगल बनाया गया, तो वो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, क्योंकि वो भी इक्वल साइड का होगा। जैसे मान लीजिए ये पूरी साइड आपकी ए है, मान लीजिए, एक सेकेंड इरेज कर दूं जरा मैं, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो देखिए मान लीजिए पूरी ए है अगर, तो ये वाली साइड a/2, इसी तरीके से भी a/2, फिर ये भी a/2, तो इस तरीके से अब इसको अगले को लोगे तो a/4। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जीपी बन सकता है। पहले ट्राइंगल की साइड a, फिर दूसरा जो ट्राइंगल मिड पॉइंट से बनाओगे वो a/2, फिर उसका भी हाफ a/4, फिर उसका भी हाफ a/8। तो ऐसे ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो बन रही हैं यहाँ पर, जैसे जैसे आप मिडिल पॉइंट्स को लेते जाओगे। तो न्यू ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिडिल पॉइंट्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड। समझ आ रहा है क्यों मैंने ऐसे लिखा, इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स। तो कहीं ना कहीं ये भी इनफाइनाइट जीपी का क्वेश्चन है। P इज द सम ऑफ द पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होगा, एक ट्राइंगल का पेरीमीटर 3a होगा, फिर अगले का 3 टाइम्स a/2 होगा, फिर अगले का 3 टाइम्स a/4 होगा, फिर अगले का 3 टाइम्स a/8 होगा। तो इस तरीके से ये जीपी चलेगी। ठीक है, तो ये सम ऑफ द पेरीमीटर है। अब ये जीपी कैसे भाई देख लीजिए आप, 3a कॉमन लोगे तो 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब है कि नहीं है, बोलो है। तो इसको बोल रहे हैं कि ये p है इसका पेरीमीटर, तो p को क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 3a इंटू 1/1 - 1/2। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताइए p की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो p की वैल्यू आ जाएगी 6a ना, p की वैल्यू आ जाएगी 6a। सही आ रहे हैं, 2 ही तो आता है, इस सब का सम क्या आता है, 2 आता है। तो ये p की वैल्यू आ गई हमारी हाफ इंटू दिस 6a, सो दैट इज द सम, दिस इज पेरीमीटर आया हम लोगों का। ठीक है, और फिर q क्या है, q इज द सम ऑफ ऑल एरियाज ऑफ द ट्राइंगल्स फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस। अब q जो है वो एरिया है। एरिया क्या होता है, देखो एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4a²। तो जो पहला ट्राइंगल होगा उसका एरिया तो होगा √3/4a²। अगला जो होगा दैट इज √3/4 a/2 का होल स्क्वायर, फिर अगला जो होगा दैट इज √3/4 है ना, अगला क्या होगा वो a/4 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से चलेगा। तो यानी कि आप यहाँ पे √3/4a² को कॉमन ले लो और फिर आपको मिलेगा 1 + 1/4, फिर 1/4 का स्क्वायर। समझ में आ रही बात, और इस तरीके से। तो जो Q है बेसिकली द Q विल बी नथिंग बट √3/4a² तो कॉमन ही है।
अब 1/1 माइनस 1/4, सो दैट इज 3/4 यानी कि 4/3. तो Q विल बिकम √3/4 a स्क्वायर और 4 minus 1 that is 3/4, so this is 4/3. तो ये 4 से 4 कैंसिल एंड दिस इज बेसिकली 1/√3 टाइम्स a स्क्वायर. तो ये Q की वैल्यू आ गई और ये P की वैल्यू आ गई. अब P और Q में आपको रिलेशन निकालना है, तो कैसे निकालोगे? A को एलिमिनेट कर दो यानी कि P/6 और a स्क्वायर कर दो तो P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36 और इधर से a स्क्वायर निकाल लो, सो दैट इज Q√3. देखिए ना, Q इज इक्वल टू 1/√3 a स्क्वायर, तो ये बन जाएगा Q√3. सो P स्क्वायर विल बी 36√3Q. तो कहीं दिया है क्या ऐसा? बिल्कुल, ऑप्शन बी. तो देख रहे हैं आप, जेईई मेंस में बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं, आपको बस अच्छे से क्वेश्चंस को करना आना चाहिए. तो ये काफी जीपी के क्वेश्चन कर लिए और जीपी में आप देख रहे हो कौन सा टॉपिक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, दैट इज इनफाइनाइट जीपी. तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो तो आपको बेसिक आइडिया पता चलता है कि आखिर किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और बढ़ते हैं यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो यहाँ देखते हैं क्या कह रहे हैं. सॉफ्टवेयर कंपनी सेटअप्स एम नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स. तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो क्या करता है, कितने कंप्यूटर सिस्टम्स लगाता है? एम. टू फिनिश एन असाइनमेंट इन 17 डेज. 17 दिन में कोई काम करना है, उसके लिए उसको कंप्यूटर चाहिए और फिर उसका वर्क कंप्लीट हो जाता है. तो आपने सुना होगा कि एक आदमी काम करता है 5 दिन में, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आपने बचपन में करे होंगे. तो अगर एक दिन में एम कंप्यूटर लगे हैं, तो अगर मैं बोलूं कि इस वर्क को कम करने के लिए, काम करने के लिए 17 एम कंप्यूटर्स चाहिए, मान लो आप एक दिन में एम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स लगाए आपने और 17 दिन तक चले वो, तो आपका काम कंप्लीट हुआ. अगर आप उसी चीज को 17 टाइम्स कर दो तो काम एक ही दिन में हो जाएगा. तो यानी कि जो पूरा वर्क है दैट विल बी फिनिश्ड बाय 17 एम कंप्यूटर्स या कंप्यूटर डेज. अब क्या कह रहे हैं, 4 कंप्यूटर सिस्टम क्रैश ऑन द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड डे. तो पहले दिन तो हमारे पास एम कंप्यूटर थे, लेकिन अगले दिन क्या हुआ कि हमारे पास 4 कंप्यूटर क्रैश कर गए. वाह. फिर क्या हुआ? 4 मोर, ये तो एपी चालू हो गई, 2 into 4 हो गया और ऐसे ही चलता रहा एंड सो ऑन. तो इट टुक 8 मोर डेज टू फिनिश द असाइनमेंट, यानी कि 17 दिन में पहले काम होता था, तो अब ये जो है हमारा काम 8 दिन और, यानी 17 + 8 25, यानी कि 25 डेज ये काम चला. तो ये कितने दिन काम चला? 25. तो यानी कि देखिए, जब सेकंड डे पे -4 किया, थर्ड डे पे -2, तो 25th डे पे क्या करेंगे हम लोग? -24 into 4, दिस इज 25th डे. द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू, तो देखिए जो भी सम है इट हैज टू बी इक्वल टू दिस बिकॉज द एंटायर वर्क जो आपने किया है दैट इज 17m. तो इस सीरीज का भी जो टोटल है दैट शुड बी 17m के बराबर ही आना चाहिए. तो अब ये m कितनी बार आया यहाँ पर? देखिए 25 बार आया, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 25 टाइम्स m. और ये जो माइनस को कॉमन लेके -4 कॉमन ले लो, तो ये 1 + 2 + 3 ऐसा करते हुए ये 24 है. तो बचकाना वाला फॉर्मूला है ना, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स को ऐड करने का फॉर्मूला है. अब इसको आप इधर भेज दीजिए, तो -8m इज इक्वल टू -4 और ये हो जाएगा 24 into 25 डिवाइडेड बाई 2. तो ये बन गया भाई 12 और 12 और इसको डिवाइड करो 2 और इसको डिवाइड करो तो 6. तो 25 into 6 इज नथिंग बट 150. तो बड़ा ही आसान सवाल था दोस्तों. तो यहाँ पे हमारे पास कितना आंसर आ गया? 150. तो वैल्यू ऑफ m हो गई हमारी 150. बताइए इजी था कि नहीं? इजी तो था. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमारा x है पॉजिटिव. For x greater than or equal to 0, the least value of k for which 4 to the power 1 plus x plus 4 to the power 1 minus x k by 2 16x plus 16 की power minus x are 3 consecutive terms of an AP. Okay. तो ये कह रहे हैं कि ये तीनों क्या हैं? कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी बनेंगे. फॉर विच लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की क्या वैल्यू सबसे कम हम लोग रख दें कि ये तीनों जो है हमारे लिए क्या बनेंगे? एपी के टर्म बनेंगे. तो पहले थोड़ा सा इनको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं इन टर्म्स को, तो थोड़ा आइडिया अच्छा लगेगा. जैसे कि 4 कॉमन ले लें अगर इसमें, तो ये बनेगा 4 की पावर x प्लस 1/4 की पावर x, ऐसा बन जाएगा. और ये है k/2. अच्छा, यहाँ जब आप लोगे तो ये 16 है, तो एक काम करते हैं, क्योंकि ये 16 है ना, तो इसको हम लोग 2 की पावर में लिखते हैं. ठीक है, एक सेकेंड इरेजर. तो इसको हम लोग लिखते हैं 2 की पावर 2x के फॉर्म में ना, तो ज़्यादा सही रहेगा. तो इसको लिखते हैं 2 की पावर 2x और इसको भी लिखते हैं 2 की पावर 2x, ऐसे लिख लिया. अब ये वाला हो जाएगा 2 की पावर 4x और ये हो जाएगा प्लस 1/2 की पावर -4x. ठीक है, तो क्लियर है. तो इस तरीके से हम लोगों ने किया. अब देखिए आपने पढ़ा होगा कि मान लीजिए हमारे पास 3 टर्म एपी में है, जैसे ए बी सी आर इन एपी, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं बस सिंपल सा काम कि ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी. तो ट्वाइस ऑफ बी मतलब ये बीच वाला टर्म तो k/2 है, तो इसका ट्वाइस विल बिकम k.
और k ही निकालना है हमें। अब सोचिए, तो यानी कि हमें इन दोनों टर्म्स को ऐड करना है, यानी कि 4 वाला हमें ऐड करना है। तो ये बन गया 2 की पावर 2x प्लस 1/2 की पावर 2x, ठीक है, प्लस, और ये क्या है 2 की पावर 4x, ये यहाँ पे माइनस नहीं प्लस है ना, ऊपर लिखा होता तो माइनस, तो 2 की पावर 4x। अब k की हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, और ये जो पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है ये तो AMGM वाला पैटर्न है, और हम जानते हैं AM इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू GM, और जब भी आपके पास x प्लस 1/x टाइप की चीज होती है तो वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 होता है, ठीक है, वो क्या होता है ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2। तो यहाँ से जो लीस्ट वैल्यू होगी इसकी वो होगी 2, और यहाँ से भी जो लीस्ट वैल्यू होगी वो होगी 2, तो k की वैल्यू विल बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 10, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो इजी, इजी पीजी, इजी है कि नहीं बोलिए, इजी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया सबको, तो AMGM का भी कॉन्सेप्ट लग गया इसके अंदर। अब ये क्वेश्चन करते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर इफ 1/1 रूट 1 प्लस रूट 2, 1/√2 प्लस रूट 3, और ऐसे 1/√99 प्लस रूट 100 इज इक्वल टू m, और यहाँ पे तो ये वही है जैसा अभी थोड़ी देर पहले किया है, तो फिर m और n किसको सेटिस्फाई करते हैं। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, एक बार फिर से मेथड ऑफ डिफरेंस। तो देखिए अगर आपके पास 1/√1 प्लस रूट 2 है तो आपने बचपन से पढ़ा होगा कि हमें क्या करना चाहिए, √2 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्योंकि √2 माइनस 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे √3 माइनस √2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो देखिए ऊपर नीचे करिए है ना, तो ये 1 ही आएगा। यहाँ ये सब जगह आपको नीचे डिनोमिनेटर में 1 मिलेगा, आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया हमारा m। अब देखिए ये √2 इस √2 को कैंसिल कर देता है, ये √3 अपने अगले वाले को कैंसिल कर देगा। तो इस तरीके से होता क्या है हम लोगों के पास कि हमारे पास बचता है एक तो ये √99 इसके पहले वाले, जैसे देखिए ये वाला √2 लास्ट में था, ये अपने अगले वाले से कैंसिल हो गया, तो √3 तो अपने अगले को कैंसिल करेगा, यानी कि √100 को कैंसिल करने के लिए और आगे टर्म चाहिए जो कि माइनस में लिखा, पर वैसा तो है नहीं, तो आपके पास बचेगा इधर से √100 और इधर से 1, और बीच के सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो गया √100 मतलब होता है 10, 10 माइनस 1, यानी कि m की वैल्यू 9 हो चुकी है मेरे दोस्त, 9 हो चुकी है, ठीक है। तो m आ चुका है हमारे पास 9। अब हमें सॉल्व करना है n के लिए, ये बड़ा ही आसान है, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि मैं आपको बता दूं कि एक तो बचेगा यहाँ पे बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, है ना। तो उस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंस लिखा था, याद है आपको, 2 माइनस 1 तो 1, तो कैसे लिखोगे 1/1, तो यहाँ लिखोगे 2 माइनस 1/1 इंटू 2, तो मैंने क्या बताया था ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, फिर अगला होगा 1/2 माइनस 1/3, फिर ऐसे करते करते ये हो जाएगा 1/99 माइनस 1/100। अब क्या होता है कि ये सब बीच के कैंसिल हो जाएंगे, ये बड़ा इधर छोटा इधर, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस 1/100 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 99/100। तो m हमारे पास है कितना 9, और n कितना है, तो यानी m और n में रिलेशन देखिए क्या है 11m, अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करें m को तो 99 हो जाए, यानी कि 11m/100, 11m इंटू 100 इज इक्वल टू n, होगा कि नहीं, 11 इंटू m/100 इज इक्वल टू n, क्योंकि m की वैल्यू 9 है तो 99/100 बनेगा, तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 11m इज इक्वल टू 100n, ये रिलेशन है। अब देख लो कहाँ ऐसा है x और y में, यानी कि 11x इज इक्वल टू 100y, जहाँ ऐसा दिखे उसी को m और n सेटिस्फाई करेगा, और ये हमें दिख रहा है ऑप्शन बी में कि 11x माइनस 100y इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने देखा कि कल क्वाड्रेटिक में भी काफी आसान आसान से क्वेश्चन देखने को मिले, और आज सीक्वेंस एंड सीरीज में भी अभी तक कोई खतरनाक क्वेश्चन ऐसा देखने को हमें नहीं मिला है। अब ये देखिए क्या है, यहाँ पे आपको समझना होगा कि पैटर्न क्या है। तो पैटर्न बड़ा ही सिंपल है, ये 1 2 है ना, ये 100, ये तो AP चल रहा है तो आप इसे n लिख लीजिए, और जो भी टर्म यहाँ लिखा है उससे एक बड़ा, 2 से 3, 100 का 101, यानी n है तो n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, समेशन n 1 से शुरू हुआ है और 100 तक गया है, तो ये ऊपर हम लोगों ने कर लिया। अब नीचे डिनोमिनेटर में भी देख लेते हैं हम लोग कि क्या हो रहा है, 1 स्क्वायर इंटू 2, 2 स्क्वायर इंटू, तो इसमें क्या हो रहा है कि n का स्क्वायर इंटू n प्लस 1 है, n का स्क्वायर इंटू n प्लस 1, और यहाँ पे भी वही समेशन है n इज इक्वल टू 1 से लेकर 100 तक, ठीक है। तो सिंपल है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा एंड द क्वेश्चन इज डन, क्योंकि ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू n आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं हम लोग, इसको ओपन कर लेते हैं, तो n टाइम्स n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n, ठीक है, और समेशन, और यहाँ पे भी n क्यूब प्लस n स्क्वायर और उसका समेशन, तो इसको आप n क्यूब प्लस n
प्लस 2n², ये समेशन, इसका समेशन और इसका समेशन, नीचे समेशन n क्यूब प्लस समेशन n²। तो समेशन n क्यूब क्या होता है? तो समेशन n क्यूब होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल क्यूब। फिर समेशन n क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, फिर 2 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ 2 लिख देते हैं और यहाँ 3। सेम टाइप की चीज डिनोमिनेटर में भी होगी, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है। और समेशन n स्क्वायर क्या हो जाएगा? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। अब देखिए इसमें से जो कॉमन हो सकता है उसको कैंसिल कर देते हैं हम लोग, दैट इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर भी है, ठीक है। तो मतलब एक टर्म कैंसिल हो गया, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल। तो अब हमारे पास बचता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ पर 2 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, फिर नीचे क्या होगा? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ गया। अब इसमें आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये बन जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 6, फिर यहाँ पे 3 से करा ना मल्टीप्लाई हम लोगों ने, 3n² प्लस 3 है ना, 6 एलसीएम लिया, और यहाँ पे आप जो है 2 से कर लीजिए, तो 4 टाइम्स 2n प्लस 1, मतलब वैल्यू रखनी है बस अब आपको। और यहाँ पे देखिए ये 3 टाइम्स n² प्लस n, ठीक है, और यहाँ पे 4n प्लस 2, और n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू रखनी है आपको 100, ठीक है, तो यहाँ पे 100 रख लीजिएगा। तो चलिए थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3n² प्लस 8n प्लस 3 11n, तो 3n² प्लस 11n प्लस 6 प्लस 4 10, ठीक है, और नीचे 3n² प्लस 7n और प्लस 2, ठीक है। तो इसमें आप n की वैल्यू को 100 रखिएगा और फिर आपका आंसर आ जाएगा 305 अपॉन 301, ठीक है। तो ये चेक कर लीजिएगा आप लोग। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट 3 रियल नंबर्स a b c बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम लोगों को एपी का क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 3 नंबर जो है एपी में है, तो अगर 3 नंबर एपी में होते तो क्या होता है? 2b इज इक्वल टू a प्लस सी हो जाता है, ठीक है। एंड a प्लस 1 b c प्लस 3 आर इन जेमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो बीच का टर्म b स्क्वायर विल बी प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स, है ना, ये होता है जीपी के अंदर, और a की वैल्यू बोल रहे हैं 10 से बड़ी है। एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ ए बी सी इज 8, यानी कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 इज 8। अब देखिए यहाँ पे ट्वाइस ऑफ बी की वैल्यू a प्लस सी के बराबर है, ठीक है, तो यानी कि a प्लस सी की जगह हम लोग ट्वाइस ऑफ बी रख देंगे, यानी कि 3b बाई 3 इज 8, तो 3 3 कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या आ गई? 8। तो चलिए यहाँ पर b की वैल्यू 8 आ गई। अब इनको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि सॉल्व करना पड़ेगा a b c को, तो a c प्लस 3a प्लस c प्लस 3, ठीक है। तो चाहते क्या है? इसके बाद देन द क्यूब ऑफ द जेमेट्रिक मीन ऑफ ए बी सी, तो जेमेट्रिक मीन होता है क्यूबिक रूट ऑफ ए बी सी। अब इसका क्यूब चाहिए इनको, इसका क्या चाहिए? क्यूब, तो यानी कि a इंटू बी इंटू सी चाहिए होगा। तो ये a b c अपने को बेसिकली सॉल्व करना है। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे? b की जगह हम लोग वैल्यू रख देते हैं। जैसे एक इक्वेशन तो आप यही देखिए आ गई, a प्लस सी इज इक्वल टू 16, है ना, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो c की वैल्यू 16 माइनस a आ चुकी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी थोड़ा सा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, तो b स्क्वायर की जगह जैसे हो गया 64, और ए सी में आप a रख लीजिए और c की जगह रख दीजिए 16 माइनस a, और 3 टाइम्स a प्लस c की जगह 16 माइनस a प्लस 3, ठीक है। तो अब ये सब कुछ a के टर्म्स में हो गया है। अब ये थोड़ा सा हमें सॉल्व करना होगा, तो 64 इज इक्वल टू 16a माइनस a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 19, तो ये क्या हो गया? 18a, तो a स्क्वायर माइनस 18a, और 64 में से 20 गया तो 44, और 44 में से एक ज़्यादा यानी कि 45, है ना, तो ये आ गया 45। तो 15 इंटू 3, तो a माइनस 15 इंटू a माइनस 3। अब क्योंकि a तो उन्होंने कहा ग्रेटर देन 10, तो a की वैल्यू होगी 15। अब a अगर 15 है और b अगर 18 है, b नहीं, b कितना है? 8 आया था, b इज 8, a इज 15 और c की वैल्यू 1। कैसे पता? 16 माइनस a है तो c की वैल्यू 1। अब इन सबको कर लो मल्टीप्लाई, a b c निकालना अपने को 120 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है? फर्स्ट 3 टर्म्स 2p एंड q
of a GP be respectively these terms of AP. If the fifth term of the GP is the nth term of the AP, then n is equal to. तो यहाँ AP और GP दोनों यूज करें गए हैं। तो पहला टर्म अगर GP का 2 है तो अगला टर्म बोल रहे हैं GP का 2R है जिसको P बोला है, और फिर उससे अगला टर्म Q जो कि 2R स्क्वायर है। अब ये 7th टर्म है AP का, तो यानी कि A प्लस 6D हो जाएगा, और ये क्या हो गया A प्लस 7D हो गया है, और ये 13 है तो A प्लस 12D हो गया है। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म GP का क्या होगा 2 टाइम्स R की पावर 4, और वो होगा nth टर्म, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो फिर n पूछ रहे हैं, तो n को निकालने के लिए हमें a पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए और r पता होना चाहिए। तो अगर ये तीनों चीजें हमें पता चलेगी तभी हम यहाँ पर n की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो चलिए करते हैं। अब देखिए यहाँ सबसे पहले d हम लोग बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो d के बराबर होगा, तो d विल बी 2 टाइम्स r माइनस वन। ठीक है, इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पे भी एक रिलेशन है इन दोनों के बीच में, उसको यूज करते हैं। तो 2r स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 12d। तो a प्लस 12d को तोड़ के हम लोग a प्लस 6d प्लस 6d लिख लेते हैं, क्योंकि a प्लस 6d की वैल्यू 2 पता है, तो इसलिए इसे हम लोगों ने यहाँ पर 2 लिख दिया, और 6 टाइम्स d, और d की वैल्यू 2 टाइम्स r माइनस वन। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ऐसा करने से हमें r में क्वाड्रेटिक मिल रही है। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 6r माइनस 6 प्लस 1, तो दैट इज लाइक माइनस 5। तो आर स्क्वायर माइनस 6r प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से r माइनस 5 इंटू आर माइनस 1 इक्वल टू 0, और r 1 नहीं है, r1 नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि q इज नॉट 2, तो q तो तभी 2 होगा जब r की वैल्यू 1 होगी, तो इसका मतलब ये 0 नहीं है, r की वैल्यू 5 है। तो r पता चल चुका है, तो यहाँ से हमें 2 टाइम्स r की वैल्यू 5 की पावर 4, a नहीं पता चला अभी तक, n माइनस वन, और d की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। d की वैल्यू यहाँ से आएगी 2 टाइम्स 5 माइनस वन, दैट इज 4, यानी कि 8। अब देखिए d की भी वैल्यू आ चुकी है। अब किसी तरीके से a पता चल जाए तो वो यहाँ से पता चल जाएगा। देखिए a प्लस 6d, तो 6d और ये 2 है, और a पता नहीं, लेकिन d तो पता है, तो d है 8, तो देखिए आ गया। तो a इज इक्वल टू माइनस 46। अब आप जो है अपनी इस इक्वेशन में इसे भी रख दीजिए। तो 2 इंटू 5 की पावर 4 इज इक्वल टू माइनस 46 प्लस n माइनस वन इंटू 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए एंड गेट द वैल्यू ऑफ n। कैसे करेंगे, ये 625 है तो ये 1250, 1250 प्लस 46 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू n माइनस वन। तो डिवाइड कर दो इससे, दिस विल बिकम 1296 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो 8 1 8 6 48 82, तो n की वैल्यू 163, वहां से ये देखिए 162 आया और ये 163, तो ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं लेट Sn डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, जिसमें कि S10 की वैल्यू 390 है। ठीक है, तो S10 की वैल्यू 390, यानी कि 390 इज इक्वल टू n बाई 2, यानी कि 5 2a प्लस 9d। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई। अब रेशियो ऑफ द 10th एंड द 5th टर्म इज दिस, रेशियो ऑफ द 10th यानी कि a प्लस 9d अपॉन 5th टर्म हो जाएगा a प्लस 4d, और इसका रेशियो क्या है देखिए 15/7। तो ये एक इक्वेशन देखिए यहाँ पर है, 390 इज इक्वल टू 10a प्लस 45d, एक तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, और दूसरी यहाँ से बन जाएगी 7a प्लस 63d इज इक्वल टू 15a प्लस 60d। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8a इज इक्वल टू 3d। ठीक है, तो ये रिलेशन आया देखिए यहाँ पर 8a इज इक्वल टू 3d, तो यानी कि a की जगह आप यहाँ पर चाहो तो 3d बाई 8 लिख सकते हो, तो वो सब हम लोग आगे देख लेंगे। फिर क्या बोल रहे हैं, अब पूछ रहे हैं कि S15 माइनस S5 क्या होगा, S15 माइनस S5 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो चलिए निकाल लेंगे इसको भी, S15 माइनस और S5, तो यानी A और D पता चलना चाहिए, जो कि हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये 390 है, और A की जगह आप 3D बाई 8, और ये 45 टाइम्स D, तो यहाँ से D आ जाएगा, तो D को कॉमन ले लो, और ये 30/8 प्लस 45 टाइम्स 390, तो ये तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 6 5 9 5 7 35 और 4 78 है ना। तो यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 4 36 3 39 39/4, तो D की वैल्यू यहाँ पर आई थिंक 8 आ रही है, तो D इज कमिंग एज 8 ना, और A आ गया, तो A की वैल्यू 3 आ गई। तो बस अब क्या है, अब आप S15 भी निकाल सकते हो, S5 भी निकाल सकते हो, तो S15 निकाल लेना। S15 is like 15/2 into 2 into 3 plus 14 into 8। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 885 आ जाएगा। ठीक है, और फिर S5 आप निकाल लो, 5/2 into 2a, दैट इज 2 into 3 plus 4 into 8, वो आपका 95 आ जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये 790। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। तो चलिए इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, 3ABCB इन AP, तो ये जो तीनों टर्म है 3ABC ये AP में है, और 3A-1B+1 और C+9 ये GP में है। सो अरिथमेटिक मीन ऑफ ABC क्या होगा? ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन ऑफ ABC मतलब A+B+C डिवाइडेड बाई 3 आपको निकालना है। ठीक है, तो ये अगर AP में है और ये अगर GP में है तो ABC में यानी कि रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 3ABC अगर AP में है तो कॉमन डिफरेंस कितना है, तो कॉमन डिफरेंस इज बेसिकली A-3 है ना, क्योंकि इससे सब्ट्रैक्ट कर दो तो आ जाएगा। तो nth टर्म जब हम लोग लिखने जाएंगे तो दैट इज A+n-1 इंटू डी। ठीक है, तो B क्या है, B है A+D, और C क्या है A+2D। B क्या है, B A+D है, और C क्या है A+2D है ना, B से एक ज्यादा और C क्या है इससे एक ज्यादा। ठीक है, तो अब D की वैल्यू को आप A-3 रख दें इनमें, तो यहां से रिलेशन आ जाएगा, तो B आएगा A+A-3 और C आएगा A+2 टाइम्स A-3। ठीक है, तो इसका मतलब B की वैल्यू आ गई 2A-3, देखते रहिए आप, C की वैल्यू आ गई 3A-6। ठीक, ये देखो, अब ये सारे जीपी में हैं तो इनके जो कॉमन रेशियो होंगे वो सेम होंगे, यानी कि A-1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू B+1 अपॉन A-1 इज इक्वल टू C+9 अपॉन B+1। ये सब किस में है, जीपी में है। तो अब आप इन दोनों को पकड़ लीजिए, क्योंकि देखिए B भी A के टर्म्स में है, C भी A के टर्म्स में, बाकी सब A में है, तो यहाँ से आपके पास एक A का रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, और B+1 कितना हो जाएगा, B+1 विल बिकम 2 टाइम्स A-1। ठीक है, नहीं समझ में आया, B+1 तो 2A-3+1, तो ये क्या आया देखो 2 टाइम्स A-1 आया कि नहीं आया। ठीक, तो आ तो गया। अब देखिए, अब और A-1 यहाँ पर A-1, तो A, अब A के बारे में कुछ बोला है क्या, 3ABCB ने AP 3A- में, अब देखिए GP का कोई भी टर्म यहाँ पर जीरो नहीं हो सकता, नहीं तो फिर आगे के सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, तो इसका मतलब A इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से A-1 इज 6, तो A की वैल्यू जो है 7 आ गई। A की वैल्यू क्या आ गई 7, और D की वैल्यू क्या आ गई 7-3 यानी कि 4। तो A आपका 7 है और ये 3 है, तो 4 का अंतर है, तो ये 11 हो गया, ये 15 हो गया। तो अरिथमेटिक मीन निकाल लीजिए इनका, दैट इज 7 + 11 + 15 डिवाइडेड बाई 3, 26 7 33 यानी कि 11, तो 11 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी में दिया गया है 11। ठीक है, सही है, समझ में आया, इजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेकंड, 8th एंड 44th टर्म ऑफ नॉन कांस्टेंट एपी बी रिस्पेक्टिवली द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टर्म्स ऑफ जीपी, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 1 देन द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स है। तो देखिए ये भी सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है, पहला 1 + d, फिर अगला 1 + 7d, फिर 1 + 43d, ये टर्म हो गए एपी के और ये सब जीपी में है। तो सेकंड वाले का स्क्वायर यानी कि 1 + 7d का होल स्क्वायर विल बी 1 + d इंटू 1 + 43d, है ना, ये निकाल लीजिए आप। तो फिर क्या है, फिर कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर कोई दिक्कत है नहीं है, फर्स्ट टर्म एपी का 1 दिया ही है आपको, है ना, तो फिर सम ऑफ द फर्स्ट 20 कॉमन डिफरेंस यहाँ से देखिए जी, ये आपका जो है क्वाड्रेटिक बन जाएगा, आप सॉल्व कर लो, 1 + 49d स्क्वायर प्लस 14d, और यहाँ पे देखिए 1 + 43d प्लस d प्लस 43d स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 1 1 कट गया तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ तो 6d² - 30d इक्वल टू 0, तो d की वैल्यू आ गई 5। अब S20 तो आप निकाल ही लोगे, S20 इज 20/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 19 इंटू 5, तो इसको सॉल्व करिए, 10 हो गया है, 185 2 187 यानी कि 970। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं कि ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है और ये सब पॉजिटिव है, तो a+b-2c, और ये and alpha is not equal to 1 be one of its root, then among the two statements alpha not belongs to -1, 0, then b cannot be the geometric mean of AC, and if alpha belongs to 0, 1 then b may be the geometric mean of AC। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक रूट तो यहाँ पर 1 है, आप देखिए यहाँ पे x को 1 डालिए, तो ये a+b-2c प्लस b प्लस सी -2a प्लस सी प्लस a-2b, है ना, तो दो दो बार देखिए a आ रहा होगा, दो दो बार b आ रहा है, दो दो बार c, तो ये सब कट के 0, तो यानी कि एक रूट इसका 1 है। तो एक रूट 1 है तो हम लोग बोल सकते हैं अल्फा जो कि 1 नहीं है, यानी कि दूसरी रूट 1 नहीं है, तो इसमें आप लगा दीजिए कि c प्लस a-2b अपॉन a प्लस b-2c, तो ये आपकी जो वैल्यू है ये अल्फा की वैल्यू है। अब ये कह रहे हैं जो हमारा अल्फा है वो -1 से लेकर 0 के बीच में,
तो यानी कि ये जो है आपका c प्लस ए माइनस टू बी अपॉन ए प्लस बी माइनस टू सी इज लेस देन 0। ठीक है, तो ये निगेटिव है। अब देखिए इसमें a भी b से बड़ा है और जो b है वो c से बड़ा है, यानी कि a भी b से बड़ा है, a b से बड़ा है, मतलब a भी c से बड़ा है और b भी c से बड़ा है, तो ऑब्वियसली दिस इज पॉजिटिव। तो अगर ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, आपको समझ में आ रहा है भाई, a इज ग्रेटर देन c एंड b a इज ग्रेटर देन c, यानी a माइनस सी इज ग्रेटर देन 0 और b माइनस सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो इन दोनों को ऐड कर लो तो a प्लस बी माइनस टू सी इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आता है कि जो c प्लस a है वो लेस देन टू बी है ना, c प्लस a इज लेस देन टू बी, यानी कि b इज ग्रेटर देन c प्लस a डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्लियर है। अब ये क्या कह रहा है कि b कैन नॉट बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड c। तो b की वैल्यू देखिए c प्लस a बाई टू से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली b कैन नॉट बी द ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि क्या होता है अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ये भाई साहब b तो अरिथमेटिक मीन से भी बड़े हैं, है ना, ये तो उससे भी बड़े हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन के बराबर कहाँ होंगे। तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि अल्फा की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, तो इस बार आप इसको c प्लस ए माइनस टू बी सी प्लस ए माइनस टू बी अपॉन ए प्लस बी माइनस टू सी लेस देन 1। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, आप इसको आ दी, तो सी बी की वैल्यू इस बार जो है आपकी लेस देन ए प्लस टू सी हो जाएगी। इधर भेज के देख लो, ए प्लस बी माइनस टू सी, देखो पॉजिटिव तो थी, ए से ए कैंसिल हो गया और ये इसको भेज दो, तो ये माइनस बी। ठीक है, तो इधर से तो कुछ फायदा नहीं है, पॉजिटिव है, तो c प्लस ए ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ बी, b इज लेस देन a प्लस सी बाई टू। तो ठीक है, इस बार देखिए b की वैल्यू a प्लस सी बाई टू से कम है, तो यस अगर अरिथमेटिक मीन से कम है तो ज्योमेट्रिक मीन भी कम होता है, तो हाँ हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ये सेकेंड वाला ट्रू है, तो ओनली टू इज ट्रू, तो आंसर क्या होगा, ओनली टू इज ट्रू। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। द सम ऑफ दिस सीरीज अप टू 10 टर्म्स इज, तो इस सीरीज के हमें 10 टर्म्स तक लिखना है, तो ये भी मेथड ऑफ डिफरेंस ही है। तो सबसे पहले आप इसका जनरल टर्म लिखो, देखो ये 1 है, ये 2 है, 3 है, तो ये p है, तो इसको r लिख दो आप। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये तो बदल नहीं रहा है, 1 माइनस भी बदल नहीं रहा है, तो उसे ऐसे ही रखो, 3 रखो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो ये r स्क्वायर हो गया, ये 1 की पावर 4, ये 2 की पावर 4, ये जो है आपका, एक सेकेंड, जस्ट वेट अ सेकेंड, तो देखिए ये क्या हो गया, r की पावर 4। तो अब आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इनकी डिफरेंस से आप ऊपर लिख पाओ, तो अब ये कैसे होगा, तो इसके लिए आप हमेशा ये सोचो कि ये जो r की पावर 4 है इसको r स्क्वायर का स्क्वायर करो। अब देखिए ये कोई परफेक्ट स्क्वायर तब बनेगा जब आप इसमें 2r स्क्वायर लिखोगे, तो यानी एक r स्क्वायर इधर छोड़ो, तो अब आपको दिख गया होगा कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो r स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया और ये r स्क्वायर है, तो इन दोनों के डिफरेंस से क्या इसको लिखा जा सकता है, r स्क्वायर माइनस 1 और इससे। ठीक है, तो ये आपको देखना है, तो ये आप ओपन करोगे अगर, तो आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस आर, तो यानी कि आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1, तो इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो 2r आएगा, तो यहाँ 2r लिखो, यहाँ 2 से डिवाइड करो और इन दोनों के डिफरेंस से आप लिख लो, तो छोटा नीचे और बड़ा इधर, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1। ठीक है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले दो क्वेश्चन में और में भी हुआ था। अब सम ऑफ 10 टर्म्स हैं, तो इसमें आपको 1 रखना पड़ेगा और इसमें आपको 10 रखना पड़ेगा, छोटे वाले में छोटा और बड़े वाले में बड़ा, तो 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 100 प्लस 10 माइनस 1। ठीक है, तो ये हाफ और ये माइनस 1 माइनस 109, तो निगेटिव वाला आंसर आएगा, तो माइनस 110 यानी कि माइनस 55 अपॉन 109, तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। तो ये आप देख रहे हो कि मेथड ऑफ डिफरेंस जो है वो काफी पूछा जा रहा है ना, मेथड ऑफ डिफरेंस काफी पूछा जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो आपको ध्यान देना है मेथड ऑफ डिफरेंस के ऊपर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि लेट ए एंड बी बी टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो ए और बी क्या है, दो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर हैं। लेट 11th टर्म ऑफ अ जीपी, 11th term of GP whose first term is A and the third term is B is equal to pth term of another GP whose first term is A and fifth term is B, then P is equal to। तो एक काम करो, जो पहली GP है ना, तो लेट A and B be two distinct positive real numbers, तो हम लोग क्या करते हैं,
उसका पहला टर्म तो ए है और थर्ड टर्म बी है, तो पहला टर्म ए तो थर्ड टर्म आर ले लेते हैं उसका कॉमन रेशियो, तो हम लिखेंगे ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर की वैल्यू बी बाई ए है। ठीक है, अब देखिए 11th टर्म की बात हो रही, 11th टर्म क्या हो जाएगा, ए टाइम्स आर की पावर 10, तो उसको लिखोगे ए टाइम्स बी बाई ए की पावर 10, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा ए बी की पावर 10 अपॉन ए की पावर 9, हो जाएगा कि नहीं, ए टाइम्स आर की पावर 10, ओ नो 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 आर स्क्वायर था, सॉरी ये तो आर स्क्वायर था ना, तो 5 हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा दोस्तों 5, तो ये हो गया a टाइम्स b बाई ए की पावर 5। अब सेकेंड जीपी जिसका पहला टर्म a है और फिफ्थ टर्म b है, द फिफ्थ टर्म विल बी a टाइम्स r की पावर 4, वो किसके बराबर है, b के बराबर है। ठीक है, तो वहां से आ रहा है r की पावर 4 बराबर b बाई ए, तो यानी r की वैल्यू क्या आ रही है, b बाई ए की पावर 1/4, तो pth टर्म क्या हो जाएगा, a टाइम्स r की पावर p माइनस, देखो ना, इज इक्वल टू pth टर्म ऑफ j हुज फर्स्ट टर्म इज a एंड द फिफ्थ टर्म इज b, देन p इज इक्वल, तो ये है फिफ्थ टर्म, तो इसको अब आप जब लिखोगे तो ये आएगा b बाई ए की पावर p माइनस 1 डिवाइडेड बाई जो है 4। ठीक है, क्लियर है, और यही आपका इक्वल होगा a टाइम्स b बाई ए की पावर 5 के साथ, तो यानी कि 5, अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, b बाई ए सेम है, तो p माइनस 1/4 इज इक्वल टू 5, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 21। तो समझ में आया, तो बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन, पॉजिटिव टर्म्स हैं पहले तो ये बोल दिया है, और फर्स्ट टर्म ए है थर्ड टर्म बी है, तो वहां से एक आर स्क्वायर निकाल लिया हम लोगों ने। ठीक है, क्लियर है, और फिर कह रहे हैं इसका 11th टर्म, तो 11th टर्म लिखा हम लोगों ने यहाँ, और वो pth टर्म के बराबर है, तो pth टर्म का मतलब ये जिसका पहला टर्म और फिफ्थ टर्म जहां से आर आ गया, और फिर उसका जो हम लोगों ने pth टर्म को इसके 11th टर्म के बराबर कर दिया। ठीक है, तो p की वैल्यू आ गई, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए कह रहे हैं कि लेट एस एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रेजेंट, तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, तो ये तो आई थिंक छोड़ देना चाहिए मुझे। S20 आपको दिया गया है, तो 20/2 टाइम्स 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 790, है ना, एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, 0 0 भी कट कर दो, 2 2 भी कट कर दो, तो ये एक इक्वेशन देखिए यहाँ से बन जा रही है, 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 79, पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी 10 टर्म की है, तो 10/2 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 145, इसको दो से काटो, 5 5 से उसको काटो, 5 2 जा 10 29, तो ये 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 29। अब वो कह रहे हैं कि S15 माइनस S5 निकालो, फिर आप S15 निकाल लेना, S5 यहाँ से a और d आ जाएगा, तो आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, यहाँ देख लो आप। तो ये देखिए दो इक्वेशंस बनी थी, इन दोनों को सॉल्व करो तो a और d आ गया, S15 ऐसे लिखते हैं, S5 ऐसे लिखते हैं, इन सब में a और d की वैल्यू रख देना। ठीक है, ईजी है। अब log a log b एंड log c ये AP में है, और ये कह रहे हैं कि ये भी जो है आपके एपी में है, तो देन ए बी सी आर इन, तो एक चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि लॉग ए लॉग बी और लॉग सी अगर एपी में है, तो ये आपने पढ़ा होगा कि ए बी सी जो है वो जीपी में होता है। तो सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए जो a to b to c दिया गया है ये जीपी में है भी कि नहीं, जीपी में होने के लिए बीच का टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें ही मूर्ख बना रहे हो, तो 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 6 इंटू 2 18 है, तो बराबर होता नहीं, 36 इज इक्वल टू 9 इंटू 4, ये ठीक फॉलो कर रहा है मामला, ये 10 का स्क्वायर इज दिस एंड 25 इंटू 4, ठीक है भाई, 25 इंटू 400, ये सही चल रहा है, और 4 का स्क्वायर इज दिस, ठीक है, तो ये सही है, तो ये पहला तो ऐसे ही गलत हो गया है, बाकी तो ठीक ही लग रहे हैं ये सब, तो चलिए ये हो गया हमारा पहला काम। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट देखें, और ये भी कह रहे हैं कि एपी में है ये दोनों भी, तो यहां से क्या आएगा a/2, तो इसका देखिए इसको आप लिख सकते हो a/2b, इसको आप लिख सकते हो 2b/3c और 3c/a, है ना, प्रॉपर्टी लॉ के लगाने के बाद, और ये जो है जीपी में है, तो बीच वाला ये जो टर्म है 2b/3c का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a/2b इंटू 3c/a के बराबर। तो यहाँ थोड़ा सा आप सॉल्व करें, तो कैसे सॉल्व करेंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ देखिए कि मैं लिख लेता हूँ 4b² अपॉन 9c² इज इक्वल टू 3c/2, तो 8, ये क्या था 9, 8b² इज इक्वल टू 27c³, तो यानी कि b/c तो b/c का होल क्यूब इज इक्वल टू 3/2 का होल क्यूब, तो b/c की वैल्यू 3/2 होनी चाहिए, तो b और c में रेशियो 3:2 का होना चाहिए, तो यहाँ तो दिख रहा है मेरे को 3:2, यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है, तो बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब देखिए सिमिलर टाइप के क्वेश्चन होंगे तो उनको नहीं करेंगे हम लोग। इफ ईच टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन प्रोग्रेशन, तो a1 a2 a3 ये आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसमें a1 की वैल्यू 1/8 दी है और r 1 नहीं है क्योंकि a2 a1 के बराबर नहीं है। द अरिथमेटिक मीन ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म्स एंड Sn, ये कुछ तो कट गया है तो मतलब एवरी टर्म इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म्स, यानी कि 2ar विल बी लाइक ar प्लस 1 प्लस ar प्लस 2 ऐसा है ना। तो अगले दो टर्म का जो होता है तो दैट इज ठीक है, तो ये लिखा जाएगा 2 टाइम्स ए आर टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n प्लस ए आर टू द पावर n प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप ए आर टू द पावर n माइनस वन कॉमन ही ले लो आप, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/r और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस आर, तो आर स्क्वायर प्लस आर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहाँ पे एक रूट तो वन है, क्लियरली दिख रहा है, आर बराबर वन रखो, तो वैसे भी उन्होंने कहा था कि आर वन नहीं होगा, तो ये जब भी होता है तो वो आता है। ठीक है, तो आप यानी कि दूसरी रूट माइनस टू हो जाएगी प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो आर की वैल्यू माइनस टू हो गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको S20 माइनस S18 निकालना है। ठीक है, क्लियर है, यानी कि आपको T19th टर्म निकालना है और T20th टर्म निकालना है। तो T19 क्या हो जाएगा ए आर टू द पावर 18 प्लस ए आर टू द पावर 19, तो आप ए आर टू द पावर 18 कॉमन लेके 1 प्लस आर कर लो। ए की वैल्यू 1/8 दी ही है तो यहाँ रख दो 1/8, आर की वैल्यू 2 की पावर 18 और 1 माइनस टू, सो दैट इज लाइक माइनस वन, तो ये माइनस टू की पावर 15, तो ऑप्शन ए की वैल्यू माइनस टू की पावर 15 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन जीपी ऑफ 64 टर्म्स, जीपी ऑफ 64 टर्म्स यानी ए प्लस ए आर स्क्वायर ऐसे करते हुए 64 टर्म्स यानी कि ए आर 63, द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 7 टाइम्स द सम ऑफ द ऑड टर्म्स। तो ये सारे टर्म्स का सम इज सम ऑफ द 7 टाइम्स सम ऑफ द ऑल द ऑड टर्म्स, ऑड मतलब पहला टर्म फिर तीसरा टर्म फिर पांचवा टर्म। ठीक है, तो फिर 63rd टर्म ये है। तो देन द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी, तो बस बहुत ही सिंपल है, ए 1 माइनस आर टू द पावर 64 अपॉन 1 माइनस आर एंड 7 टाइम्स ए अपॉन 1 माइनस आर टू द पावर 64 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया और 1 प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर में 1 माइनस आर कैंसिल कर दोगे तो 1 प्लस आर आ जाएगा और ए भी कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस आर इज 7, तो आर की वैल्यू 6 हो गई। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इन एन एपी द सिक्स्थ टर्म a6 इज 2, तो सिक्स टर्म का मतलब होता है a प्लस 5d इज 2, द प्रोडक्ट इज द ग्रेटेस्ट देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP इज इक्वल टू, तो पहला टर्म तो a हो गया, चौथा a प्लस 3d हो गया और ये हो गया a प्लस 4d। ठीक है, तो ये कब कॉमन इसका प्रोडक्ट इज ग्रेटेस्ट, तो कब ऐसा होगा कि इसका प्रोडक्ट इज द ग्रेटेस्ट। तो एक काम करते हैं लाइक इसी के टर्म्स में इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये तो छठा टर्म दिया है तो वो 2 माइनस डी हो जाएगा, तो सिक्स टर्म के हिसाब से आप निकालो, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो अगर सिक्स टर्म 2 है तो फिफ्थ हो जाएगा 2 माइनस डी, 4 हो जाएगा 2 माइनस 2d और जो हमारा पहला है वो 2 माइनस 5d हो जाएगा, वो तो हो ही रहा ना, a इज इक्वल टू देखो 2 माइनस 5d, तो ऐसे लिख लो। अब एफ डी है ये फंक्शन है 2 माइनस 5d इंटू 2 माइनस 2d इंटू 2 माइनस डी, ये सब मल्टीप्लाई कर लो आप। ठीक है, और फिर आप इसमें क्या करो एफ डैश डी निकाल के जीरो निकालो, फिर वहां से आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करो, तो ये मल्टीप्लाई कर दो 8 माइनस 32d प्लस 34d स्क्वायर माइनस 20d प्लस 30d स्क्वायर माइनस 10d क्यूब, देखो माइनस 5d माइनस 2d इंटू माइनस डी 10d क्यूब, फिर इनको डिफ्रेंशिएट करो आप, एफ डैश डी निकालो तो वो आएगा माइनस 2 टाइम्स 5d माइनस 8 इंटू 3d माइनस 2। ठीक है, तो फिर देखो कि एफ डैश डी कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव हो रहा है, उसके बेसिस पे आपको मैक्सिमा मिनिमा पता चल जाएगा। अब देखिए कि जैसे मान लीजिए कि एक क्यूब है ये, तो ए क्यूब जिसमें नेगेटिव होता है तो वो उसका मिनिमा जो होता है वो क्या होता है, वो लास्ट वाली वैल्यू होती है, मतलब छोटी वाली वैल्यू होती है। जब भी डी जैसे माइनस इन्फिनिटी डाला मान लीजिए आपने, तो माइनस जैसे यहाँ पे आया माइनस 10d है ना, एफ डी है ये, तो एफ डैश डी देखते हैं हम लोग, जैसे ये माइनस 10d क्यूब आया, तो इसका मतलब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, माइनस इन्फिनिटी अगर डालते तो माइनस इन्फिनिटी आता है, ये प्लस, तो ये यूँ आएगा। तो इसका जो पहले बनेगा वो मिनिमा बनेगा, फिर मिनिमा के बाद मैक्सिमा बनेगा और फिर ये नीचे जाएगा। इनको चाहिए मिनिमा, तो जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उस पर मिनिमा होगा। तो जैसे यहाँ पे डी की वैल्यू एक आई 8/5 और एक आ रही है 2/3, तो भाई छोटी वैल्यू कौन सी है, तो 2/3 छोटी वैल्यू,
तो वहां पर मिनिमा होगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो आगे बढ़ते हम लोग। अब 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रोग्रेशन, तो ये तो काफी आसान हो गया है। तो पहले तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल लो। तो 19 1/4 में से 20 घटाओ, तो ये -3/4। तो जब आप उल्टा टर्म लिखोगे तो डी की वैल्यू यहाँ 3/4 हो जाएगी। तो पीछे से टर्म आप लिखिए -129 1/4 प्लस 19 इंटू 3/4। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा -115। ठीक है, तो पीछे से हम लोग लिखते हैं, तो कॉमन डिफरेंस जैसे आगे से नेगेटिव आ रहा है तो पीछे से पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3, तो पीछे से देखो तो 4 3 2, तो एक एक कम हो रहा है, आगे से एक एक ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो उल्टा हो जाता है। चलिए, अब इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, ये कॉमन टर्म्स वाले की नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द प्रोग्रेशन की, कितने कॉमन टर्म्स हैं। तो सबसे पहले हमें उस टर्म पे पहुंचना होता है जो पहली बार कॉमन आ रहा है। जैसे 9 9, तो यानी कि जो कॉमन सीरीज होगी उसका पहला टर्म 9 होगा। अब इसका कितना कॉमन डिफरेंस है, लाइक पहली वाली सीरीज का कॉमन डिफरेंस 5 है, दूसरी वाली का 3 है, फिर इन दोनों का एलसीएम लेना होता है, यानी कि 5 और 3 का एलसीएम। ठीक है, एक करके 5 है और दूसरे का 3 है, तो एलसीएम हो जाएगा इसका 15, तो वो हमारी 15 हो जाएगा। सो यानी कि ये 15 इसका कॉमन डिफरेंस चलेगा, यानी कि 9 फिर 9 प्लस 15 24। तो इस तरीके से करते करते आपको देखना होगा। अब इसका 25th टर्म क्या है, तो देखिए इसका पहले 25th टर्म निकाल लीजिए और इसका 37th टर्म। तो ये इसका क्या है, 5n-1, ये इसकी सीरीज है। तो 105 इंटू 25 माइनस 1 यानी कि 124, इसका 25वां टर्म है 124। और इसका देखिए कॉमन डिफरेंस है 3, तो 3n लिखो और 3n में 1 डालोगे तो ये तो 3n ही है ना। तो 3n ही है ना, 3, तो यहाँ पे 37, तो 3 इंटू 37 कितना होता है भाई, 90 21, 90 और 21 111। तो 111 छोटा होता है कि 124, तो 124 बड़ा होता है, तो 111। तो इस सीरीज के जो टर्म होंगे वो 111 से छोटे होने चाहिए। और इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा दैट इज 15n। कॉमन डिफरेंस 15 है ना, तो 15 में n डालो और फिर सोचो कि 9 कितना सब्ट्रैक्ट करने से 9 आएगा, 1 यहाँ डालो, तो 15 में से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे कि 9 आएगा, 6। 15 माइनस 6 9 होता है ना, तो ये इसका वो है। तो इसको छोटा होना पड़ेगा, इसको हैज टू बी लेस देन 111। तो यहाँ से n निकाल लो, तो 15n लेस देन 117, तो 15 9 जा आई गेस 15 7, 15 डिवाइड कर दो इसको, 6 90 होता है, 7 105 होता है, तो 7 से छोटा n लेस देन 7। सो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स विल बी हाउ मेनी, 7 ही होंगे। 15 8 125 है ना, यही है। अरे आप देख भी सकते हो 15 15, अब इसमें जोड़ते चले 39, फिर 69, फिर 84, फिर 99। तो कौन सा टर्म है, दूसरा तीसरा चौथा 15 19 24 39 54, ये चौथा पांचवा छठा सातवां। ठीक है, क्लियर है? ये सही किया मैंने, 15 2 30 नहीं, शायद कुछ गड़बड़ किया। 15 माइनस 6 करोगे 9 तो आया, तो 2 डालोगे तो सही तो है। तो 15n माइनस 6 इज लेस देन, तो 100, हाँ तो 15n 117, हाँ तो 15 7 जा 105 होता ना, 15 8 जा 120, तो n लेस देन। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने क्या किया, सारे क्वेश्चंस कर डाले हैं जो भी एपी में आए हैं, एपी जीपी यानी कि पूरा सीक्वेंस एंड सीरीज में। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तो आई थिंक हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर अब लेंगे। ठीक है, तो चलिए बाय बाय एवरीवन, सी यू।